अधिकार। देखो हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, निश्चिंत रहो, एक बार मेरे साथ जुड़े रहना, डाउट रहता है मैं आपके साथ हूं, कक्षा के अंतिम में उसको फिर रिवाइज कर दूंगी, ठीक है। देखो मैं बात करती हूं अधिकारों की, तो बच्चों मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ अगर हम पूरे ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी पर बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ब्रह्मांड में पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो हमारे पास अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनना, अधिकार कितने प्रकार के मुख्यतः मिलते हैं, तो आपको 4 प्रकार के, ठीक है, 4 प्रकार के अधिकार मिलते हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले बात करें तो यह है प्राकृतिक अधिकार। ये कैसे अधिकार हैं बच्चों, ये होते हैं प्राकृतिक अधिकार। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये ऐसे अधिकार हैं जो मनुष्य व पशु दोनों को प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। प्राकृतिक अधिकारों का मतलब होता है बच्चों वो अधिकार जो प्रकृति ने आपको दिए हैं, देखना, सुनना, सांस लेना, ये कैसे अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं। जो भी मतलब पशु हो चाहे मनुष्य हो, सबको जो इस कह सकते हैं धरती पर सजीव जीवित है, जीवित जो है उसको प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। तो आप सब लोगों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त हैं जो कि प्रकृति के द्वारा दिए गए, जैसे कि सूंघना, खाना, टच करना, ठीक है ना, सांस लेना, ये कैसे हैं, प्राकृतिक अधिकार है। चलो दूसरे प्रकारों के अधिकारों की बात करते हैं, तो बच्चों ये है मानव अधिकार। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो केवल और केवल किसको प्राप्त होते हैं बच्चों, मानवों को प्राप्त होते हैं। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, आप पढ़ते हैं मानवाधिकार आयोग, पढ़ा होगा, सुना होगा नाम, जहां तक मुझे पता है। तो मानवाधिकार आयोग का आप नाम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो मुझे बताओ क्या मानवाधिकार आयोग मूल अधिकारों की रक्षा करती है क्या, इस बात पर कभी गौर किया? क्या मानवाधिकारों में कहीं भी किसी ने यह पढ़ा कि मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए मानवाधिकार आयोग बनाया गया? क्या मूल अधिकारों की रक्षा के लिए मानवाधिकार बना? बिल्कुल भी नहीं बना, ठीक है ना। मानवाधिकार आयोग जो है वो मानव मतलब एक मनुष्य होने के नाते उसको जो अधिकार मिले हैं उनकी रक्षा के लिए, उन मानव अधिकारों की व्यवस्थाओं को उसके लिए, मतलब अगर कोई भी कानून बनता है तो वो कानून मूल अधिकार नहीं, मानव अधिकार के लिए भी वो कानून सही है या गलत है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं उन सब कानूनों की जांच के लिए मानवाधिकार आयोग बना। मानव अधिकार जो है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मानव अधिकार जो है वो यूएनओ के चार्टर एक था, यूएनओ का चार्टर था 1948 में। तो यूएनओ का जो चार्टर था, ठीक है, उस चार्टर में मानव अधिकारों की बात की गई थी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मानव अधिकार सबसे पहले इन्हें देने वाले, इनका शुरुआत करने वाली कौन थी बच्चों, यूएनओ थी, ठीक है। कौन थी, यूएनओ थी, ठीक है। तो यूएनओ ने क्या किया, यूएनओ ने जो चार्टर निकाला था 1948 में, यूएनओ ने जो चार्टर निकाला था उस चार्टर में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, उस चार्टर में मानव अधिकारों की बात की गई थी, ठीक है ना। उस चार्टर में मानव अधिकारों की बात की गई थी। बात यहां तक क्लियर? अब देखो जैसे कि हम देखते हैं बंदी गृह, अब अगर कोई व्यक्ति बंदी बनाया गया तो उसके भी कुछ मूल अधिकार होंगे, कुछ ऐसे अधिकार होंगे जो उसको मानव होने के साथ प्रदान हुए हैं, ठीक है। अगली बात ध्यान से सुनना, जो तीसरा प्रकार है बच्चों वो है मूल अधिकार, वो है मूल अधिकार। और एक आपका चौथा जो आता है वो है कानूनी अधिकार। तो मूल अधिकार, कानूनी अधिकारों को हम थोड़ा सा डिटेल में भी समझेंगे, क्योंकि आगे चलकर आप एक बात पढ़ेंगे, या आप सबको पता है कि आज वर्तमान में क्या आपके पास संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? क्या आज वर्तमान में आपके पास संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है? नहीं बच्चों, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार आज वर्तमान में कानूनी अधिकार है। आज वर्तमान में संपत्ति का अधिकार क्या है बच्चों, कानूनी अधिकार है। अब दिमाग यहां बच्चों का दौड़ता है कि मैडम मुझे ये बताएं कि मूल अधिकार से संपत्ति के मतलब संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से कानूनी अधिकार में ट्रांसफर कर दिया, क्यों कर दिया, ऐसे करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन दोनों में अंतर भी समझेंगे हम लोग। बात को देखो, कानूनी अधिकार का मतलब होता है वह अधिकार,
ठीक है, वह अधिकार जो कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा तुम्हें प्रदान किए जाते हैं, वह अधिकार जो कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर तुम्हें प्रदान किए जाते हैं। मूल अधिकार ये वो अधिकार होते हैं बच्चों जो आपके जीवन में जीवन जीने हेतु आवश्यक होते हैं। देखो, जैसे कि शिक्षा, जैसे कि अपनी विचारों को अभिव्यक्त करना, तो ये सारे क्या है? मूल अधिकार। देखो, मूल का मतलब क्या हुआ? मूल का मतलब हुआ आपके जीवन जीने के लिए जो भी विशेष प्रावधान आपके जीवन को सुगम, आसान और गरिमामय बनाने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता पड़ी, उन्हें हमने कहां डाल दिया? मूल अधिकारों में डाल दिया। देखो, थोड़ा सा मूल अधिकारों पे चर्चा कर लेते हैं। आपने ये देखा कि अधिकार 4 प्रकार के, आपने ये देखा कि अधिकार 4 प्रकार के हैं। अब मैं आपका ध्यान इस पर केंद्रित करती हूं कि बच्चों केवल मूल अधिकारों की बात करेंगे हम। आगे अंतर समझा दूंगी मैं, निश्चिंत रहो। कानूनी में और मूल में अंतर समझा दूंगी, निश्चिंत रहो। यहां मूल अधिकार को समझो। यहां किसको समझना है? मूल अधिकार को समझना है। मूल का मतलब है जीवन जीने के लिए जो भी आवश्यक होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? मूल। कहते हैं ना मूलभूत आवश्यकता। ठीक है, मूलभूत आवश्यकता मतलब मूल, मतलब जीवन जीने के लिए जो चीजें आवश्यक है उसे हमने क्या कहा? मूल कहा। जैसे कि आपके यहां मूल में भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, धार्मिक कह सकते हो। इन सब, ये सब भी मतलब बताओ, भौतिक चीजें वो भी मूल में आती हैं, नैतिक चीजें वो भी मूल में आती हैं, बौद्धिक, शिक्षा, बौद्धिक में आप क्या कर सकते हो? शिक्षा भी मूल में आती है। धार्मिक, ये भी किस में आती है बच्चों? मूल में ही आती है। ये भी किस में आती है? मूल में ही आती है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मूल का मतलब जीवन जीने के लिए वो आवश्यकताएं या वो व्यवस्थाएं जो आवश्यक होती हैं। ठीक है, जैसे भौतिक, नैतिक, बौद्धिक और धार्मिक। अब बात कर लेते हैं अधिकारों की। मुझे बताओ, अधिकारों का अर्थ क्या होता है? अधिकार किसे कहते हो? अधिकार किसे कहते हो? अधिकारों का मतलब है कुछ देना तथा बदले में कुछ पाना। आप यूं कह सकते हैं, मैंने आपको मारकर दिया, आपने बदले में मुझे डस्टर दे दिया, तो कुछ दिया और कुछ पाना। अब देखना, इस कॉन्सेप्ट को समझो, मेरी इस बात को अच्छे से समझना। देना मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रताएं, आप सब ने अपनी आजादी, आप सब ने, प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रताएं, अपनी आजादी सरकार को दे दी, राज्य को दे दी, और उस राज्य ने बदले में आपको क्या दे दिए? अधिकार दे दिए। मेरी बात को समझना, मेरी बात को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के रूप में समझना। देखो, आपके यहाँ क्या होता है, एक सिंपल सी बात समझना। आप जब अकेले हैं, आपको कोई आप पर शासन नहीं कर रहा, मतलब यूं मान के चलो पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले हैं, आप पर कोई शासन नहीं कर रहा है, कोई स्वतंत्रता आपने किसी को नहीं दी, आपने किसी को अपने ऊपर शासन करने का अधिकार नहीं दिया। ठीक है, पर जैसे जैसे समूह बड़ा हुआ, 5 हुए, 10 हुए, 20 हुए, 30 हुए, तो धीरे धीरे कबीले बने। और कबीले जो है, इतने सारे लोग एक साथ रहते तो कभी लड़ाई दंगा भी होता, कभी और विवाद भी हो जाते। ठीक है, तो जब कबीले बने तो कबीले, जैसे मैं कहती हूँ भीड़ को नेता चाहिए, वैसे कबीलों में सरदार बने। और जब कबीलों की जनसंख्या बढ़ी तो उसे प्रजा और प्रजा के बीच में एक हमने बना दिया, राजा। देखो हुआ क्या, उस प्रजा ने मिलकर अपने सारे अधिकार, सारे स्वतंत्रताएं राजा को सौंप दी। किसको सौंप दी बच्चों? राजा को सौंप दी। अब राजा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ में अपनी मन मर्जी के अनुसार कार्य करता। वो कहता, राजा कहता कि भी कुछ बोलो मेरे बारे में अच्छा। अगर कोई व्यक्ति कुछ अच्छा बोल देता तो राजा उसको फांसी पे चढ़ा देता। अब आप कहोगे मैडम अच्छा बोलने पर फांसी कैसे मिलती? वो यूं कहता है कि तुम राजा को अत्यधिक प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हो, तुम राजा पे बटर पॉलिशिंग कर रहे हो, फांसी पे चढ़ा दो।
वहां क्या था, एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार भी नहीं है, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले, अगर राजा की मर्जी होगी काम वैसे ही होगा। न्याय, राजा की नजरों में जो न्याय सही है वही न्याय होगा। तो आपके यहां अगर मैं पहले की बात करूं, इतिहास की बात करूं, तो प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रत्येक व्यक्ति ने स्वतंत्रता तो राजा को दे दी, परंतु राजा ने अधिकार नहीं दिए। ठीक है, अब आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो हम सब व्यक्तियों ने मिलकर हमारी स्वतंत्रता किसको दे दी? हमारी स्वतंत्रता हमने राज्य को या सरकार को दे दी, और सरकार ने बदले में हमें क्या दिए? अधिकार दिए। इन अधिकारों से, मेरी बात को ध्यान से सुनना, इन अधिकारों से जनता को शक्ति प्रदान होती है। अधिकारों से क्या होती है? जनता को शक्ति प्रदान होती है। अधिकारों से जनता को शक्ति प्रदान होती है और सरकार की शक्तियां सीमित होती हैं। सरकार की शक्तियां क्या होती हैं बच्चों? सरकार की शक्तियां सीमित हो जाती है। सीमित का मतलब यहां क्या समझे? क्या सरकार, जैसे मान लो अधिकार है, आपके पास अधिकार है, तो क्या सरकार, अधिकार है तो क्या सरकार अपनी मन मर्जी से कानून बनाकर आप पर लागू करवा देती है क्या? नहीं, सरकार की मन मर्जी नहीं चलेगी, तभी तो कानून बनाए, तभी तो मूल अधिकार बनाए। ये मूल अधिकार साफ कहते हैं, ये मूल अधिकार साफ साफ शब्दों में कहते हैं, एक अच्छी अनुशासनात्मक व्यवस्था, राज्य में एक अच्छी अनुशासनात्मक व्यवस्था को स्थापित किया जाए, तथा राज्य के कठोर व मनमानी कानूनों से आजादी के लिए मूल अधिकारों को जोड़ा गया। ठीक है, हो सकता है मेरी जो शब्दावली है वो आपके लिए थोड़ी सी टफ हो, पर मेरी बात को समझने की महत्वपूर्ण रूप में कोशिश यही है कि मूल का मतलब जो जीवन जीने के लिए आवश्यक है। अधिकार का मतलब आपने अपनी स्वतंत्रताएं सरकार को दी। ठीक है, आपने सरकार को अधिकार दिया कि आप हम पर शासन करें और आप जो भी हमारे लिए निर्णय लेंगे उन निर्णयों की हम पालना करेंगे। ठीक है, परंतु बदले में सरकार ने आपको अधिकार दे दिए कि भाई कल को अगर सरकार, ठीक है, कल को अगर सरकार कोई भी मनमानी करती है, ठीक है, कल को अगर सरकार कोई भी मनमानी करती है तो इन अधिकारों के द्वारा आप सरकार की मनमानियों से बच सकते हो, सरकार के जो कठोर नियम है उनसे बच सकते हो। बात ध्यान से सुनना, आगे आप पढ़ोगे कि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती, सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो। तो आपकी पूरी बात समझना, हमने केवल इतनी चर्चा की है कि मूल अधिकार का मतलब है, मूल अधिकार जनता को शक्ति प्रदान करते हैं, जनता को शक्ति प्रदान करते हैं और मूल अधिकार सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, सरकार के मनमानी शासन को रोकती है। कौन रोकती है? मूल अधिकार रोकते हैं। एक अच्छी शासन व्यवस्था को बनाने के लिए या एक स्वतंत्र लोकतंत्र या फिर कह सकते हैं राजनीतिक लोकतंत्र को बनाने के लिए मूल अधिकारों की आवश्यकता होती है। मेरी बात को समझे? तो इसमें मोटा मोटा ध्यान रखना, बस इतनी सी बात को ध्यान रखो, मूल अधिकारों का मतलब जनता को शक्ति प्रदान की गई, ठीक है, तथा सरकार के जो मनमाने कानून है, सरकार की जो मनमानी कानून है उनको समाप्त किया जाए। ठीक है, मनमानी या कठोर जो कानून है वो हम पर लागू नहीं होंगे। तो यूं समझ लो, ये व्यक्ति है, एक उदाहरण से समझो, ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बना दिया हमने मूल अधिकार। क्या बना दिया? मूल अधिकार। ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति के चारों तरफ अधिकार है। ये सरकार है आपकी, ठीक है ना, ये आपकी सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, कोई भी हो, सरकार है। अगर ये सरकार कोई ऐसा कठोर कानून बनाती है, ठीक है, कोई ऐसा कानून बनाती है जो आपके लिए, आपके अधिकारों के लिए उचित नहीं है,
आपके अधिकारों के लिए उचित नहीं है, तो जो वो अधिकार एक व्यक्ति की, मतलब ऐसे कानून जो अधिकारों के लिए या व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, उन कानूनों से सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? मूल अधिकारों द्वारा। मैंने जहां तक हो सकता है इतने इजी फॉर्मेट में किसी को मतलब कोई नहीं समझा सकता। व्यक्ति है, व्यक्ति के चारों तरफ मूल अधिकार हैं, और बाहर से आने वाले जो ऐसे कानून जो व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, जो अधिकारों का उल्लंघन करते हो, जो कठोर हो, उन कानूनों से सुरक्षा प्रदान करती है कौन? मूल अधिकार। सुरक्षा कौन प्रदान करती है? मूल अधिकार। अब आगे एक बात और समझना, ये मूल अधिकार है, इस मूल अधिकार को सुरक्षा प्रदान की जाती है न्यायपालिका द्वारा। देखो बात कितनी महत्वपूर्ण है। इस न्यायपालिका, देखो, व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं मूल अधिकार, और मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करती है आपकी न्यायपालिका, आपकी सर्वोच्च न्यायालय। बात यहां तक क्लियर हुई? पॉइंट यहां तक समझ में आया? देखो, क्लास को शेयर करते चलो, लाइक करते चलो। शेयर करने के लिए मुझे नहीं कहना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चलो, व्यक्ति है, व्यक्ति को कानूनों से, या आप कह सकते हैं ऐसे कानूनों से जो अधिकार के लिए या व्यक्ति के लिए उचित नहीं है, ठीक है ना, उचित नहीं है, उनसे बचाने के लिए मूल अधिकार बनाए, और मूल अधिकारों को बचाने के लिए न्यायपालिका को दिया गया कि भाई आप ध्यान रखना किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन या हनन न हो। ठीक है, अगर होता है, अगर उल्लंघन और हनन होता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के पास इतनी बड़ी पावर है कि वह उस कानून को अवैध घोषित करके समाप्त कर सकता है। उस कानून को अवैध घोषित करके हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। चलो, ये तो हमने बात कर ली कुछ चीजें जो अधिकारों के लिए विशेष थी। चलो, अब मैं अगली बात करती हूं, अधिकारों का इतिहास क्या रहा। ये तो हमने बात करी थी, इतनी देर जो बात करी थी वो थी अधिकारों की परिभाषा की। किसकी बात की थी? अधिकारों की परिभाषा। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है ना, तो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है याद करने का, पढ़ने का? पॉइंट्स पढ़ो। एक तरफ ये पढ़ लिया, एक तरफ वो पढ़ लिया, मिक्सचर में ना कुछ समझ में नहीं आता। तो क्या करना है आपको? पहले आलू मिक्स करने, फिर टमाटर मिक्स करने। मतलब क्या है? पॉइंट्स बनाने हैं। पॉइंट्स का मतलब पहला जो भाग हमने पढ़ा था, ठीक है ना, पहला जो भाग हमने पढ़ा था वो था मूल अधिकारों की परिभाषा। हो सकता है बोरिंग हो, क्योंकि वो एग्जाम में तभी आता है जब आपको मेंस लिखनी होती है। आईएएस या आरएस का मेंस लिखना होगा ना, वो वही काम में आता है। ठीक है ना, हम बात कर लेते हैं, अब कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, अब फैक्ट्स के ऊपर आ जाते हैं। अब मुझे जहां तक लगता है बच्चे इतना बोरिंग फील नहीं करेंगे। चलो, इतिहास की बात करते हैं। तो बच्चों, इतिहास में सबसे पहले एग्जाम में कभी क्वेश्चन देखो कि हमारे यहाँ विश्व में अधिकारों की शुरुआत किसने की? अधिकारों की शुरुआत करने वाला कौन था? अधिकारों की नींव रखने वाला कौन था? किसने रखा? कौन सा देश था और कैसे रखा? इस बात को बड़ी गहराई से समझना। हम बात करते हैं 1215 की। हम किसकी बात करते हैं? 1215 की। 1215 में क्या हुआ? अब ब्रिटेन के लोग तो होशियार थे ही ना। अब आपको ये पता है ब्रिटेन ने न जाने कितने, मतलब विश्व में न जाने कितने देशों पर अपना शासन, अपने उपनिवेश बनाए हैं। हम भी उनमें से एक थे। ठीक है ना, तो ब्रिटेन के लोग होशियार तो थे ही। अब बुरा मत मानना, अपन भारतीय भी बहुत होशियार है। ब्रिटेन के लोग होशियार तो थे। उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन के लोगों ने राजा से अधिकारों की मांग की। भाई, राजा को कहा हमने आपको हम पर शासन करने, हमारे सारे अधिकार, हमारी सारी व्यवस्थाएं, हमारी सारी स्वतंत्रताएं हमने राजा को सौंप दी। तो राजा भी हमें बदले में हमारी सुरक्षा के लिए कुछ तो देगा, बदले में कुछ तो देगा। तो यहां एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम था सम्राट जॉन। व्यक्ति, बात सुनना, यहां एक व्यक्ति हुआ बच्चों, सम्राट जॉन। कहां से था ये व्यक्ति? ब्रिटेन से था। बिल्कुल, हम जिसकी बात कर रहे हैं ब्रिटेन में ये व्यक्ति था, राजा था एक तरह से। व्यक्ति तो क्या था? राजा था। 1215 में प्रजा ने, ब्रिटेन की जो लोग थे, उन्होंने राजा से कहा कि हमें भी तो बदले में कुछ देना पड़ेगा आपको। तो राजा ने क्या किया? जो राजा, क्या नाम था उसका? सम्राट जॉन। तो सम्राट जॉन ने बदले में एक लिखित दस्तावेज दिया था, और उसका नाम क्या था बच्चों? मैग्ना कार्टा पत्र। मैग्ना कार्टा पत्र।
यह एक प्रकार से संविधान का लिखित दस्तावेज था। ठीक है, आप यूं कह सकते हैं मेगना कार्टा, इसके माध्यम से अधिकार देने की कोशिश की गई थी। हालांकि जैसे आप सोचते हैं मैडम आज हमारे पास जो अधिकार है, वे आज हमारे पास जैसे अधिकार हैं बोलने की, चलने की, घूमने की, तो मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, 1215 में सम्राट जॉन राजा थे। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार की सारी स्वतंत्रता या सारे मूल अधिकार दे देंगे? नहीं, केवल एक छोटी सी नींव, मतलब एक छोटे से कुछ अधिकार दिए गए और उन अधिकारों को एक दस्तावेज में लिखा गया और उस दस्तावेज का नाम क्या था बच्चों? मेगना कार्टा। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझो, मैं आपको एक कागज दूं, उस कागज में आपके कुछ अधिकार लिख दूं कि भाई आपके जो प्रश्न है आप मुझे कक्षा में अंतिम में पूछिएगा, बीच में कमेंट अनावश्यक ना करें। ऐसे करके मैंने आपको 5 अधिकार बनाकर आपको दे दिए। तो वो जो कागज होगा ना अधिकारों का, वो जो कागज होगा बच्चों, उस कागज का जो ऊपर नाम रखा वो क्या रखा गया? मेगना कार्टा। तो मेरी बात को समझे, मेगना कार्टा और कुछ नहीं है। मेगना कार्टा कुछ नहीं है, एक अधिकारों का लिखा हुआ एक पत्र था जिसमें अधिकारों के बारे में लिखा था। ठीक है, जिन्होंने अधिकार, जिसमें अधिकारों के बारे में लिखा हुआ था, उसी पत्र का नाम रख दिया मेगना कार्टा, जो अधिकारों से संबंधित था। ये अधिकारों की सबसे पहली शुरुआत थी। ठीक है, ये अधिकारों की सबसे पहली शुरुआत थी। अब बात समझना, 1789 की एक घटना याद है क्या? फ्रांस की क्रांति, एक घटना थी फ्रांस की क्रांति 1789। देखो एक बात ध्यान रखो, इसके बीच में बहुत से आए हैं। 1689 की बात करते हैं, बिल ऑफ राइट्स ब्रिटेन में रखे गए। अगर हम उस डिटेल पे चलेंगे तो फिर हम केवल मूल अधिकार जो है वो ब्रिटेन के संबंध में ही पढ़ पाएंगे। मैं केवल आपको एग्जाम ओरिएंटेड बात करेंगे हम लोग पूरी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखो 1215 के बाद ऐसा नहीं है कि मूल अधिकारों को या अधिकारों को लेकर विश्व में कोई हलचल नहीं हुई है बिल्कुल, पर वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, चाहे किसी भी लेवल के एग्जाम दो आप। ये ध्यान रखना, 1789 में फ्रांस की एक क्रांति हुई थी। इस क्रांति की जो खास बात थी ना, ठीक है ना, इस क्रांति की जो बड़ी खास बात थी वो ये थी मेरे बच्चों कि इस क्रांति के कारण पूरे विश्व में अधिकारों की महत्वता बढ़ गई। अधिकारों का जो कह सकते हैं एक बड़ा योगदान जो था वो लोगों को समझ में आ गया। अधिकारों की महत्व, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई। हुआ क्या, 1789 में अमेरिका में आप यूं कह सकते हैं मानव व नागरिक, यहां लिख देती हूं, मानव व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ। अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें क्या था, जिसमें जैसे कि छोटे मोटे अधिकार दिए गए, जिसमें क्या था, छोटे मोटे अधिकार दिए गए थे। तो फ्रांस की क्रांति क्यों हुई, पहले तो थोड़ी सी चर्चा करेंगे उसकी। नागरिक व मानव अधिकार घोषणा पत्र, इसमें क्या दिए गए, व्यक्तियों को, नागरिकों को कुछ अधिकार दिए गए, मानव होने के नाते ही कुछ अधिकार दिए गए। ठीक है ना। हुआ क्या, फ्रांस का राजा था लुई 16वां। फ्रांस का राजा था लुई 16वां। लुई 16वें ने जो अधिकार दिए उन्हीं अधिकारों का खुद ने ही उल्लंघन कर दिया। बात को समझना, लुई 16वें ने जो अधिकार दिए उन्हीं अधिकारों का खुद ने ही उल्लंघन कर दिया और प्रजा इतनी ज्यादा गुस्से में आई कि राजा को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया। ये अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी, जो महत्वपूर्ण रूप में क्या था, अधिकारों का योगदान। किसका था बच्चों, अधिकारों का। ये अधिकारों की पावर थी। जिस भाई मान के चलो, पहले के लोग क्या करते थे, भगवान को मतलब राजा को भगवान तुल्य देखते थे कि भगवान है, ठीक है ना, भगवान तुल्य मानते थे। अब आप सोचो, जब प्रजा जो थी, ठीक है ना, जब प्रजा थी तो प्रजा राजा, मतलब राजा को भगवान मानती थी और अपने ही भगवान को पकड़कर फांसी पे चढ़ा दिया। उसके लिए कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। वो हिम्मत कहां से आई बच्चों, जब अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो हिम्मत अधिकारों ने दी। तो वहां क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति में यही एक महत्वपूर्ण बात थी कि राजा लुई 16वां वहां का जो था उसको फांसी पे चढ़ा दिया। अब देखो, जैसे ही फ्रांस की घटना में यह बात सामने आई कि अधिकार इतने महत्वपूर्ण है, अधिकार इतने महत्वपूर्ण है, तो इसी क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान भी मान सकते हो। 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान में अधिकारों को शामिल किया। मेरी बात को अच्छे से समझना, आपको यह भी पता होना चाहिए
कि 1789 में अमेरिका का संविधान, लिखित संविधान घटित हो गया था। पता है ना, अमेरिका ने अपना सबसे पहला लिखित संविधान कब घटित किया मेरे बच्चों? कब घटित किया? 1789 में संविधान बना दिया। पर जो 1789 में जो संविधान अमेरिका ने बनाया उसमें मूल अधिकार नहीं थे। तो ये बात ध्यान रखना, अमेरिका के मूल संविधान में अधिकार नहीं थे। अमेरिका के मूल संविधान में अधिकार नहीं थे, ठीक है, अधिकार नहीं थे। 1791 मतलब हालांकि संशोधन की प्रक्रिया चल रही थी, व्यवस्थाएं चल रही थी। 1791 में अमेरिका ने अपने लिखित संविधान में अधिकारों को जोड़ दिया, अपने लिखित संविधानों को अधिकारों में जोड़ दिया। बिल्कुल नरेश जी सही कह रहे हैं, जिसे आप बिल ऑफ राइट्स कह सकते हो, जिसे आप बिल ऑफ राइट्स कह सकते हैं। मेरी बात समझे अच्छे से, ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर। अमेरिका ने अपने संविधान में कब जोड़े मूल अधिकारों को? कब जोड़ा? 1991 में। अब अगली घटना ध्यान रखना, ये तो आप सबको पता है ना, 1950 में क्या हुआ? बोलो, 1950 में क्या हुआ? 1950 में भारत ने 26 जनवरी 1950 को मूल अधिकारों को लागू किया। क्या किया बच्चों? मूल अधिकारों को लागू किया। अब बात समझना, मूल अधिकारों को लागू किया। दूसरी बात, मूल अधिकार जो थे वो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 में थे। भारत में कहां मिलेंगे मूल अधिकार? भारत में मूल अधिकार मिलेंगे भाग 3 अनुच्छेद 12 से 36 में। अगली बात समझना, भारत में मूल अधिकार कहां से प्रभावित हैं? भारत में मूल अधिकार कहां से प्रभावित है? बताओ, अमेरिका से। तभी आप देखते हैं कि भारत में मूल अधिकार कहां से लिए गए? भारत मूल अधिकारों को जोड़ने के लिए प्रेरित कहां से हुआ? अमेरिका से हुआ। ठीक है, मेरी बात यहां तक क्लियर समझ में आई रवि? अब देखो आगे समझो, एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूं। रिवाइज करने के बाद अपन 1950 को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि हमें तो भारत का ही पढ़ना है, ठीक है ना। 1215 में ब्रिटेन के सम्राट जॉन ने सबसे पहले अधिकारों का बीज बोया, सबसे पहले अधिकारों की शुरुआत की, जिन्हें मैग्ना कार्टा पत्र या मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र कहा जाता है। दूसरी बात, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, जिसमें जो नागरिक व मानव व नागरिक अधिकार घोषणा, मानव पहले था, ठीक है ना, मानव व नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के आधार पर अधिकारों के उल्लंघन होने पर राजा लुई 16वें को प्रजा ने ही फांसी पर चढ़ा दिया। अब अगर अधिकारों की इतनी महत्वता विश्व में बढ़ी तो 1791 में अमेरिका ने अपने संविधान में अधिकारों को जोड़ दिया, ठीक है। अब 1950, अब हम भारतीय इतिहास की बात कर, भारतीय अधिकारों की बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सही सुना, 1950 में सबसे पहली बात, भारत में मूल अधिकार लागू कब हुए बच्चों? 26 जनवरी 1950 को। दूसरी बात, भारत में मूल अधिकार कहां? 12 से 35 और भाग कौन सा है बच्चों? तीसरा, ठीक है, 12 से 35 भाग तीसरा। तीसरा पॉइंट क्या है? भारत ने मूल अधिकारों को कहां से प्राप्त किया या कहां से प्रेरित हुए या कहां से लिया? तो कौन थे? अमेरिका से। चौथी बात, मूल अधिकारों को जोड़ने का श्रेय किसे दोगे? तो हमारे संविधान के अंदर, संविधान में जोड़ने का श्रेय 2 व्यक्तियों को दिया जाता है। एक तो है आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक व्यक्ति है जेबी कृपलानी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी भी एग्जाम में प्रश्न देखो कि मूल अधिकारों को जोड़ने का श्रेय किसे दोगे, तो आप जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी मत करके आ जाना, क्योंकि बच्चों ने की है ऐसी गलती, मेरे सामने ही की है, ठीक है ना। जैसे ही वो यूं कहते हैं कि मूल अधिकारों को किसने जोड़ा या मूल अधिकारों को जोड़ने का श्रेय किसे दिया गया, ठीक है, तो बात को समझो। श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल या आप कह सकते हैं जेबी कृपलानी। दोनों का अगर याद हो मेरे बच्चों, तो इन दोनों के पास में मूल अधिकार समिति थी।
याद आया क्या कुछ? संविधान सभा में पढ़ा था हमने। तो मूल अधिकार समिति जो थी, इसके पास मूल अधिकार समिति पटेल जी के पास में, और जेबी कृपलानी जी जो थे इनके पास मूल अधिकार उप समिति थी। पॉइंट यहां तक क्लियर? ठीक है। तो श्रेय किसे दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को और जेबी कृपलानी को। मेरी बात यहां तक क्लियर हुई? चलो, ये आपके 1950 के संविधान। अच्छा, एक बात और, चलो, मूल अधिकार थे कितने? 1950 में जब संविधान बना था तब मूल अधिकार थे कितने? तब मूल अधिकार कितने? 7 थे। ठीक है ना, 7 थे। जब अधिकारों को शुरुआत करूंगी ना तब पढ़ाऊंगी। 7 थे, आज वर्तमान में 6 हो गए हैं। कैसे क्या परिवर्तन हुआ सारी चर्चा करेंगे। बस यहां देखना, जब 1950 में अधिकार लागू हुए थे तो कितने हुए थे? 7 लागू हुए थे। इसीलिए एग्जाम में प्रश्न आता है, मेरी बात प्रश्न को ध्यान से सुनना, क्योंकि मूल अधिकारों के प्रश्न बहुत अच्छे आते हैं। कैसे प्रश्न पूछा कि मूल अधिकारों को, मूल अधिकार लागू होने के समय कितने लागू हुए थे? प्रश्न देखना, मूल अधिकार लागू होने के समय कितने लागू हुए थे? तो लागू होने का समय मतलब वो समय जब संविधान लागू हुआ था। साफ नहीं लिखा संविधान लागू होने के समय कितने लागू हुए थे? तो लागू होने के समय 7 लागू हुए थे। मैं पूछूं संविधान में कितने मूल अधिकार लागू हैं, तो आज कितने लागू हैं? आज कितने लागू हैं? तो वो आएगा 6। ठीक है ना, वो आएगा 6। और जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितने? 7। चलो, अच्छी बात है, ये पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं आपको कुछ बातें और हमें डिस्कस करनी है। ये तो हो गई आपके कुछ संविधान जब जोड़ा तब मूल अधिकार की क्या स्थिति थी। अब बात कर लेते हैं मूल अधिकारों को लेकर भारत में किस किस व्यक्ति ने कब कब मांग की है। किस किस व्यक्ति ने कब कब मांग की है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं कि बताओ फलाना व्यक्ति ने मूल अधिकारों की मांग कब की। ठीक है, आए हुए हैं ये प्रश्न, और ये और बता देती हूं मैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात 1895 में मांग करने वाला कौन था बच्चों? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज विधेयक रखा था, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाल गंगाधर तिलक ने जो स्वराज विधेयक रखा था, इस विधेयक के माध्यम से, ठीक है ना, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले मांग की थी। ठीक है, पर प्रश्न को थोड़ा सा घुमाकर पूछते ही आपका जवाब बदल जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, पहले पूरी मांगे पढ़ो, फिर बात करूंगी प्रश्नों पे। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक, क्या स्वराज विधेयक रखा था। उस स्वराज विधेयक के द्वारा ही उन्होंने मूल अधिकारों की, मतलब अधिकारों की मांग की थी। पॉइंट यहां तक क्लियर? अधिकारों की मांग की थी। अब हम बात आ जाते हैं दूसरे बिंदु पे। ठीक है, अब दूसरे बिंदु में आप इतना ध्यान रखना, लगभग यूं मान के चलो 1925 के समय की बात है, शायद लगभग 1925 में एनी बेसेंट द्वारा अधिकारों की मांग रखी गई थी। ठीक है, लगभग 1925 के आसपास, ठीक है, 1925 के आसपास एनी बेसेंट ने इसकी मांग रखी थी। अगली बात कर लेते हैं 1927 में। तो 1927 में आपके यहां एक कांग्रेस का अधिनियम हुआ था, नाम है मद्रास कांग्रेस अधिनियम। तो आपका मद्रास कांग्रेस अधिनियम हुआ था, अधिवेशन हुआ था, सॉरी, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन। ठीक है ना, मद्रास कांग्रेस अधिवेशन जो था, उस अधिवेशन में मांग रखी अधिकारों की। ठीक है, चौथी बात 1927, सॉरी ये 27 है, सॉरी ये 27 है, ये आप 28 है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वो 27 था पहले वाला। ठीक है, मद्रास, कराची वाला भी आएंगे, निश्चिंत रहो, कराची वाले पे भी आएंगे, क्यों टेंशन लेते हो। पहले 28 को बीच में तो समझ लो। ठीक है, 27 मैंने लिख दिया था, 27। 28 में किसने रखी थी? मोतीलाल नेहरू। किसने रखा था? मोतीलाल नेहरू। ठीक है, पहले पूरी मांगों को पढ़ ले रितेश जी, उसके बाद रिपीट करेंगे।
1928 में मांग किसने रखी बच्चों? मोतीलाल नेहरू ने मांग रखी। अब इस बात को समझना है, एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग, सबसे पहले मूल अधिकारों की मांग बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। बट एग्जाम में प्रश्न आ जाए, बट एग्जाम में प्रश्न आ जाएगी मूल अधिकारों की सबसे पहली लिखित मांग, मूल अधिकारों की सबसे पहली लिखित मांग, तो वो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। बात को समझना, नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू रिपोर्ट में अधिकारों की लिखित मांग, अधिकारों की सबसे पहली लिखित मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? लिखित मांग करने वाला व्यक्ति कौन था बच्चों? मोतीलाल नेहरू। लिखित मांग करने वाला कौन था? मोतीलाल नेहरू, ठीक है, बिल्कुल। अब मुझे ये बताओ, कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन 1930 या 31? कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन को लेकर तारीख 1930 भी मिलती है और 31 भी मिलती है, ठीक है। 31 पे जा सकते हो आप, निश्चिंत रहो। वैसे तो कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ठीक है। अब देखो दोनों जवाब आ रहे हैं ना, 30 भी बोल रहे हैं कोई बच्चे, कोई 31 भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही तारीखें मैंने अलग अलग बुक में देखी, ऑथेंटिक बुक्स हैं, दोनों ही तारीखें हैं और दोनों ही तारीखें मैंने अच्छी वाली किताबों में देखी हैं, ठीक है ना। तो क्या करें, ये या ये? 31 जो है वो मुख्यतः मानी जाती है, ठीक है। तो 30 और 31 दोनों ही आप खुद देख लीजिए, आप सब में भी विवाद है, 30 या 31, 30 या 31, ठीक है ना, ठीक है। तो हालांकि 31 है, मैं एक बात कह रही हूं, पर कुछ जगह 30 भी मिलता है मेरे बच्चों, ठीक है ना। 31 है पर कुछ जगह 30 भी मिलता है, तो वो बच्चा ये ना सोचे कि मैडम ने गलत पढ़ा दिया, तो मैंने दोनों चीजें लिख दी, क्योंकि हम उस वक्त जाकर तो देख कर नहीं आए थे ना, ठीक है। 31 मुख्यतः मानी गई है, ये ध्यान रखना, ठीक है। 31 में कराची अधिवेशन जो था वो था, तो कराची अधिवेशन जो है, अच्छा कराची अधिवेशन की एक खास बात और क्या थी, इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे बच्चों? सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो इनकी अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है ना। तो 31 आप मूलतः कर सकते हो, 30 31, हालांकि मैंने इसलिए लिखा है ताकि बच्चे जो है वो कंफ्यूज ना हो। 30 को मैंने मुख्यतः जोर नहीं दिया, 31 को भी मैंने वरीयता दी है, ठीक है। तो 1931 कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन की अगर हम बात करें तो कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अध्यक्षता की थी और उस वक्त मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी, ठीक है। अगली बात, चलो एक और ध्यान क्या रखना है, 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था, नाम याद है क्या? अच्छा नाम तो क्या याद रखना है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गोलमेज सम्मेलन। और गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी जी जो थे उनके द्वारा मूल अधिकारों की मांग को रखा गया था, ठीक है, मूल अधिकारों की मांग को रखा गया था। पॉइंट यहां तक क्लियर? तो देखो 1931 में आपका जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, 1931 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी, ठीक है, उस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मूल अधिकारों की मांग रखी थी, ठीक है। अब पॉइंट यहां तक क्लियर समझो, ये अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर क्या किए, अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग समय पर मांगे रखी है, ठीक है, अलग अलग ने। हाँ बिल्कुल द्वितीय था, बिल्कुल घनश्याम जी, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, बिल्कुल सही है, ठीक है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन था 31 में। 1895 में सबसे पहले मांग रखने वाला व्यक्ति, देखो अधिकारों की मांगे रखी गई है, अधिकारों की मांगे रखी गई हैं, कब कब किसने रखी है, ये ध्यान से सुनना, ठीक है ना। 1895 नवंबर में, अभी एक बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया वो दिमाग में आ गया, पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 31 में हुआ था, ठीक है। 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक, बाल गंगाधर तिलक किसमें रखा उन्होंने? स्वराज विधेयक के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की, ठीक है। 1925 में एनी बेसेंट, 1927 में मद्रास अधिवेशन के अंदर मांग रखी गई,
1928 में, ठीक है, 1928 में मोतीलाल नेहरू कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी ने नेहरू रिपोर्ट में लिखित रूप में अधिकारों की मांग की है। ये ध्यान रखना, अधिकारों की मांग लिखित रूप में सबसे पहले करने वाला कौन था? मोतीलाल नेहरू। एग्जाम में लगभग 2 बार पूछा गया है, ठीक है ना, लगभग कितनी बार पूछा गया? 2 बार पूछा गया है। पॉइंट याद देखो। अगला 1930-31, जिसमें हम 31 को वरीयता देते हैं, ठीक है, 1930-31 दोनों मिलेंगे आपको। हालांकि दोनों ऑप्शन एक साथ मिल जाते हैं तो 31 पर आप जा सकते हैं। ये हुआ था आपका कराची अधिवेशन, और कराची जो अधिवेशन था, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की और उसमें भी मूल अधिकारों की मांग रखी गई थी। अगला जो है वो है 1931, जिसमें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वारा अधिकारों की मांग रखी गई थी। यहां तक बात समझ में आई? भाई ये जो मांग है अलग अलग व्यक्तियों ने, हालांकि ऐसी नहीं है कि इतने ही व्यक्तियों ने मांग रखी है, और भी बहुत सारे व्यक्तियों ने मांग रखी है। ध्यान रखना, बहुत सारे व्यक्तियों ने मांग रखी है। मैंने कुछ वही बताई है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी। ये बात ध्यान से सुनना बस, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब आपको मैं एक और बात बता दूं, ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मांग रखी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अंग्रेजों द्वारा 1935 अधिनियम लाया गया था। आप सबको पता है ना, आपके यहां भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, ठीक है, 1935 आया था। अब 1935 के उस अधिनियम की बात को समझना। हुआ क्या? 1934 के अंदर, ठीक है, एक बात को समझना, 1934 के अंदर संयुक्त संसदीय समिति का गठन हुआ। मेरी बात को समझना, कांग्रेस ने और भी बहुत पहले रखे हैं, मुझे पता है। मैं आपको फिर कह रही हूं, मैंने जो मांगे लिखी है ये इतनी नहीं है, और भी बहुत सारी मांगे हैं मेरे बच्चों, पर वो एग्जाम की दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। तो 1934, ठीक है, 1934 में एक संयुक्त संसदीय समिति की स्थापना हुई। इस समिति ने आपके यहाँ 1935 जो अधिनियम आ रहा था, उस अधिनियम में मूल अधिकार होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसकी सिफारिश, इस परामर्श के लिए इस समिति का गठन किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। मेरी बात को समझना, संयुक्त संसदीय समिति, एक समिति बनाई अंग्रेजों ने, और इस समिति का काम था कि बताओ भाई, आपके भारत में इस हिस्से में क्या हमें मूल अधिकार देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। इसने मना कर दिया और 1935 का जो अधिनियम आया बच्चों, उस अधिनियम में आपके पास कोई भी अधिकार नहीं आए। हुआ क्या? 1931 में जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने मांग रखी अधिकारों की, तो वहां अंग्रेजों का एक ध्यान गया, ठीक है, वहां अंग्रेजों का एक ध्यान गया कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिकारों के ऊपर सोचना चाहिए, हमें जनता को छोटे मोटे अधिकार तो देने ही चाहिए। उन्होंने ये सोचा, परंतु जब इन्होंने सोचा तो सोचने के लिए समिति बनाई और उस समिति ने मना कर दिया, और भारत शासन अधिनियम 1935 में कोई भी अधिकार आपको नहीं प्राप्त हुए, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, 1945 की एक समिति है जिसका नाम है तेज बहादुर सप्रू, एक समिति है, इसका नाम सुना होगा, तेज बहादुर सप्रू समिति। इसका नाम नहीं सुना तो अब सुन लो, क्योंकि ये एग्जाम में बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। सुनील, कुछ नहीं है इसमें, इतना है 1935 में हुआ क्या, अंग्रेजों ने एक समिति बनाई और समिति का नाम था संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है ना, संयुक्त संसदीय समिति। ये एक समिति बनी
ठीक है, ये समिति बनी। इस समिति ने कहा कि अधिकारों को मतलब भारतीयों को अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और इस समिति की सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1935 में, भारत शासन अधिनियम 1935 में कोई भी अधिकार नहीं जोड़े गए थे। पॉइंट यहां तक क्लियर? ठीक है। 1945, अब मेरी बात को समझना, 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति का गठन किया गया। ठीक है, सप्रू समिति का गठन किया गया। तो तेज बहादुर सप्रू जो समिति थी, इसकी परामर्श पर ही मतलब इसी ने परामर्श दिया था कि संविधान सभा को मूल अधिकारों पर ही विचार करना चाहिए। तो आप यूं कह सकते हैं, संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ने की परामर्श सबसे पहले किसने करी थी? तेज बहादुर ने। और तेज बहादुर समिति ने एक बात और कही थी कि ये जो मूल अधिकार होंगे यह वाद योग्य होने चाहिए। जो मूल अधिकार हैं वो क्या होने चाहिए? वाद योग्य होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए? वाद योग्य। वाद योग्य का मतलब ऐसे मूल अधिकार, वाद योग्य का मतलब ऐसे मूल अधिकार ऐसे होंगे जिन्हें न्यायालय में रखा जा सकता है। मतलब अगर मूल अधिकार लागू नहीं होंगे, ठीक है, अगर मूल अधिकार लागू नहीं होंगे तो उन पर कार्यवाही न्यायालय द्वारा की जा सकती है। मतलब सरकार को मूल अधिकार लागू करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट यहां तक क्लियर? तो देखो 1945 में तेज बहादुर संप्रभु का नाम बीच बीच में आ रहा है। तेज बहादुर सप्रू जो समिति थी, ठीक है, तेज बहादुर जो समिति थी, इस समिति ने संविधान में मूल अधिकारों को जोड़ने की वकालत, सिफारिश, परामर्श की, और इन्होंने कहा कि जो मूल अधिकार होंगे वह वाद योग्य होने चाहिए। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर? बस इतना ध्यान रख लेना, तेज बहादुर अगर समिति का नाम सुनो तो प्लीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैडम पहली बार सुन रहे हैं। अब आगे कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन देखो तो इससे लेकर एग्जाम में प्रश्न आया था, तब बच्चों, हालांकि वो जवाब उस वक्त ये नहीं था, परंतु, ठीक है ना, परंतु प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों ने तेज बहादुर नाम ही नहीं सुना था। तो अब ऐसा मत करना, तेज बहादुर जो समिति थी, उस समिति की सिफारिश पर या इसकी वकालत पर मूल अधिकारों को जोड़ने की बात हुई थी। मतलब इसी ने वकालत की थी कि मूल अधिकारों को जोड़ना चाहिए। ठीक है, और वाद योग्य, मूल अधिकार जो है वो वाद योग्य व न्याय योग्य होने चाहिए। ठीक है, वाद योग्य व न्याय योग्य होने चाहिए। ये है आपके संविधान की अलग अलग प्रकार पे अलग अलग व्यक्तियों ने क्या की? मांग की। ठीक है, पॉइंट यहां तक क्लियर? अब देखो, अब बात कर लेते हैं संविधान की विशेषताओं की। संविधान के जो अधिकार है, संविधान में जो अधिकार है उनकी क्या विशेषता है, हमारे मूल अधिकारों की क्या विशेषताएं हैं, और इन विशेषताओं में एग्जाम में प्रश्न भी आ जाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बात क्या ध्यान रखनी है, आपको जो अधिकार है, ठीक है, राज्य के विरुद्ध, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार दिए गए। मतलब राज्य का मतलब यहां क्या हुआ? सरकार के विरुद्ध का मतलब क्या हुआ? सरकार अगर कोई गलत काम करेगी तो अधिकारों द्वारा नागरिकों की रक्षा हो जाएगी। ध्यान से सुनना, इस लाइन को अच्छे से पढ़ना। राज्य के विरुद्ध नागरिकों को अधिकार दिए गए। ठीक है, परंतु ये एक बहुत बड़ी खास बात है, परंतु नागरिकों के विरुद्ध भी अधिकार दिए गए। देखना, मेरी बात को समझना, कुछ अधिकार ऐसे हैं या जो नागरिकों को सरकार से बचाते हैं। देखना, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को सरकार से बचाते हैं। किससे बचाते हैं? सरकार से। अरे यूं समझ लो, कुछ अधिकार ऐसे हैं
जो बच्चे को पिता से बचाते हैं। कुछ अधिकार ऐसे हैं जो बच्चे को पिता से बचाते हैं, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को सरकार से बचाते हैं। यहां तक पॉइंट क्लियर। परंतु कुछ अधिकार ऐसे हैं जो नागरिकों को नागरिकों से बचाते हैं। अब आप कहोगे मैडम नागरिक को नागरिक से बचाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मुझे इधर समझो, ये जो बच्चा है इस बच्चे को बड़े भाई से या इस बच्चे को दूसरे बच्चे से, दूसरे बहन भाई से बचाने के भी अधिकार है। कुछ अधिकार जो पिता से बचाते हैं और कुछ अधिकार जो दूसरे छोटे भाई बहनों या बड़े भाई बहनों से बचाते हैं। एक उदाहरण समझना, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है बच्चों? अनुच्छेद 17 में साफ साफ लिखा है, अनुच्छेद 17 में साफ साफ लिखा है अस्पृश्यता निषेध, छुआछूत को समाप्त करे मतलब करने के लिए सरकार प्रयास करेगी। मुझे यह बताओ, जैसे अनुच्छेद 14 में लिखा विधि की समानता, सरकार की नजरों में सभी व्यक्ति एक जैसे होंगे। सभी व्यक्ति क्या होंगे? एक जैसे होंगे। सरकार की नजरों में सभी व्यक्ति एक जैसे होंगे। ठीक है, ये सरकार की नजरों में था ना। अब मुझे बताओ, क्या अनुच्छेद 17 के आधार पर सरकार छुआछूत करती है क्या? क्या सरकार ऐसा कोई कानून या ऐसी कोई व्यवस्था करते हैं जिससे छुआछूत की भावना से प्रेरित हो? नहीं, छुआछूत जो है वो मनुष्य करता है मनुष्य के प्रति, आप करते हो किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति। छुआछूत की भावना से व्यक्ति प्रेरित होता है, सरकार प्रेरित नहीं होती। आगे बात समझना, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 जिसमें साफ लिखा है मानव या मानव के किसी अंगों का व्यापार नहीं किया जाए। सिंपल सी बात समझते हैं, मानव या मानव के अंगों का व्यापार करना निषेध है। मुझे बताओ, क्या सरकार मानव को व्यापार करती है क्या? क्या सरकार बेचती है या सरकार मानव के अंगों को बेचती है क्या? नहीं, मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को बेचता है, मनुष्य ही मनुष्य के अंगों को बेचता है। तो यहां फिर बात आ गई मनुष्य की मनुष्य से। चलो अनुच्छेद 24, अगला कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 24। अब अनुच्छेद 24 साफ क्या कहता है? अनुच्छेद जो 24 है बच्चों, वो साफ क्या कहता है? बाल श्रम निषेध। छोटे बच्चों से कार्य, मतलब छोटा मतलब छोटे का मतलब ये नहीं बिल्कुल छोटा, छोटे का मतलब हमारे संविधान में 14 वर्ष लिया गया है। ठीक है ना, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी न करवाई जाए। अब ये मत कहना कि घर वाले तो हमसे काम करवाते हैं मैडम, खेत में भी काम करवाते हैं, ऐसा नहीं है। खेत में काम कर सकते हो, घर में छोटे मोटे काम कर सकते हो। बाल मजदूरी का यहाँ मतलब होगा आपकी पढ़ाई लिखाई छोड़कर बस आपको काम में लगा दिया। तो 14 वर्ष तक तो बच्चे को शिक्षा का अधिकार होता है, वो शिक्षा प्राप्त करता है। तो 14 साल के छोटे बच्चे से बाल मजदूरी, 14 साल से छोटे बच्चे से बाल मजदूरी न करवाई जाए। अब बताओ, क्या सरकार बाल मजदूरी करवाती है क्या? क्या सरकार बाल मजदूरी करवाएगी क्या? मुझे सिंपल ही बात बताओ, सरकार करवाएगी क्या? सरकार की तो कंडीशन है 18 साल तो कम से कम होना चाहिए नौकरी के लिए। चलो वो अलग बात है, एनडीए और आपके एयरफोर्स वगैरह, एनडीए के लिए शायद 17 या 17.5 चाहिए। बाकी आप गवर्नमेंट की कोई भी एग्जाम देखो 18 वर्ष तो कम से कम चाहिए। तो क्या सरकार काम करवाती है क्या? नहीं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, 17, 23 और 24 ये दो ऐसे मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को नागरिकों के विरुद्ध प्रदान है, जो नागरिकों की नागरिकों से ही रक्षा करती है। ठीक है, तो ये 3 अनुच्छेद बड़े ही खास हैं, ध्यान रखना। मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे। मेरे समझाने का इतना ही मतलब है कि दो भाई बहनों को आपस में लड़ने से अगर दो भाई बहन आपस में लड़ रहे हैं तो उसके लिए कौन से हैं? 17, 23 और 24। ठीक है, और अगर पिताजी और भाई मतलब पिताजी और भाई लड़ रहे हैं तो वो सारे अधिकारी हैं। इनको छोड़कर बाकी जितने भी अधिकार हैं वो सारे सरकार मतलब व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध प्राप्त है। ठीक है ना, ज्यादा घूमेंगे नहीं, इतना समझ लो। ऐसे मूल अधिकार कौन से हैं जो नागरिकों को नागरिकों के विरुद्ध ही प्रदान है? ऐसे कौन से अधिकार हैं जो नागरिकों की रक्षा नागरिकों से ही की जाती है? ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जिनसे मतलब मनुष्य की रक्षा मनुष्य से ही की जाती है? तो वो है 17, 23 और 24। ये हमारे मूल अधिकारों की विशेषता है। चौथी है 15, 16, 19, 29, 30। बोलो क्या?
बोलो क्या? 15, 16, 19, 29, 30, बोलो। 15, 16, 19, 29, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल, ये ऐसे मूल अधिकार हैं जो केवल और केवल हमारे भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। ठीक है, ऐसे मूल अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों को ही मिले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तीसरी बात, अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि हमारे मूल अधिकार सकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं या नकारात्मक पक्ष को दर्शाते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना हमारे जो मूल अधिकार हैं वह सकारात्मक व नकारात्मक, सकारात्मक व नकारात्मक दोनों पक्षों को दर्शाते हैं। ठीक है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को समझाते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों को पेश करते हैं। मतलब अगली बात, जो मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों की विशेषता पढ़ रहे हैं, तो जो हमारे मूल अधिकार हैं वह वाद योग्य है। मतलब अगर मूल अधिकार लागू नहीं होते या मूल अधिकारों का हनन होता है, अगर मूल अधिकार लागू नहीं होते, मेरी बात को समझना, मूल अधिकार लागू नहीं होते या मूल अधिकारों का हनन होता है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा या न्यायालय द्वारा लागू किया जाएगा या न्यायालय द्वारा उनकी रक्षा की जाएगी। पॉइंट हम कंप्लीट। चलो अगला, पांचवा, ये साफ कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, ठीक है, कोई भी कैसी भी परिस्थिति हो, हमारे मूल अधिकारों को रक्षा प्रदान हमेशा करेगा। ये उसका मूल रूप में काम है, यूं कह सकते हो। ठीक है, मूल रूप में काम है। तो बात को समझना, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करता है। ये हमारे मूल अधिकारों की विशेषता है। चलो अगली विशेषता एक और देखो। आप सबको पता है जब आपातकाल लगता है, आपातकाल ही नहीं, एकदम सही बात को पढ़ेंगे हम, आपातकाल नहीं, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगे। बात को समझना, आपातकाल तो 3 तरह के होते हैं ना, जिसमें अरे भाई हाईकोर्ट को भी है, ठीक है, हाईकोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, पर यूं मान के चलो कि सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट को भी है तो हाई कोर्ट को भी होगा, आगे चर्चा कर लेंगे, उसमें इतना वो जरूरत नहीं है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य रूप में मतलब न्यायपालिका को, यूं ध्यान रखो। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल, मेरी बात को समझना, राष्ट्रीय आपातकाल में सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में सभी मूल अधिकार निलंबित हो सकते हैं, केवल अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। बिल्कुल सही कहा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, परंतु सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने की बात की गई है अनुच्छेद 359 में। मेरी बात को समझना, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा अनुच्छेद 352 के आधार पर, लगेगा अनुच्छेद 352 के आधार पर, परंतु 20 व 20 और 21 जो है वो कभी भी निलंबित नहीं होंगे, वह कभी भी निलंबित नहीं होंगे अनुच्छेद 359 के आधार पर। तो 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? अनुच्छेद 359। ध्यान रखना, 352 मत करके आना। एग्जाम में प्रश्न देखो कि भाई ये बताओ 20 व 21 निलंबित नहीं होंगे। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं हो सकते। कौन सा अनुच्छेद? तो वहां क्या होता है, बच्चा को सोचता 352 नहीं है बच्चों, वहां जवाब करना है आपको 359। ठीक है, ये क्लियर? चलो कुछ और शक्तियां भी हैं, ये शक्तियां एक बार रिपीट कर देती हूं मैं, ठीक है, फिर मिटा दूंगी। तो राज्य के विरुद्ध
कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें सरकार से बचाते हैं, और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो नागरिक को नागरिक से बचाते हैं, मनुष्य को मनुष्य से बचाते हैं। ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30 यह वो अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को मिले हैं, दूसरे किसी भी अन्य व्यक्ति को या अन्य विदेशी व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारे यहाँ संविधान मतलब मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पक्षों को दर्शाता है, जिसमें नकारात्मक पक्ष जो है वो ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, चौथा पॉइंट, मूल अधिकार वाद योग्य या कह सकते हो न्याय योग्य है। वाद योग्य व न्याय योग्य है। ठीक है, वाद योग्य व न्याय योग्य है मतलब लागू न होने पर, मेरी बात को समझना, लागू न होने पर या मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर, हनन होने पर न्यायपालिका, ठीक है, न्यायालय या न्यायपालिका, न्यायपालिका, न्यायपालिका लागू करवाती है, हनन करने पर रक्षा करती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कह लो, न्यायपालिका कह लो, मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी प्रदान करती है। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 359 के आधार पर अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। पॉइंट क्लियर? कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। एक विशेषता और देख लो। मुझे एक बात बताओ, क्या मूल अधिकार स्थायी होते हैं? क्या मूल अधिकार स्थायी है? हाँ या ना बताओ। मूल अधिकार स्थायी है या नहीं है? हाँ या ना बोलो। स्थायी है या नहीं है? चलो अब मैं कहती हूं मूल अधिकार स्थायी नहीं है। मूल अधिकार स्थायी नहीं है मतलब मूल अधिकारों में संसद जो है वो कमी भी कर सकती है और बढ़ोतरी भी कर सकती है। स्थायी कैसे है? आप सबको पता है, संपत्ति का जो अधिकार है उसे आपने कानूनी अधिकारों में जोड़ दिया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकारों में जोड़ दिया। आपने अभी 21 क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा है ना, कुछ समय पहले शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया। तो इसका मतलब ये क्या है कि मूल अधिकार स्थायी नहीं है, उनमें संसद उनमें कमी भी कर सकती है और बढ़ोतरी भी कर सकती है। खास बात क्या है? केवल और केवल संसद ही कर सकती है, राज्य के द्वारा। मेरी बात को ध्यान से सुनना, राज्य के द्वारा, ठीक है ना, राज्य के द्वारा कोई भी संशोधन, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राज्य का मतलब हुआ राज्य सरकार, क्योंकि यहां जो अगला मैं आपको अनुच्छेद पढ़ाऊंगी वो पढ़ाऊंगी अनुच्छेद 12, ठीक है ना। वहां राज्य शब्द को हम बड़े ही अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। जीने के साथ मरने के अधिकार की भी याचिका लगी थी। हाँ रवि, काफी बार ऐसा हुआ है, ठीक है, काफी बार है। मरने की याचिका भी लगी है, जिसे हम कहते हैं ना स्व इच्छा से मृत्यु, ठीक है। उसकी बात बाद में करेंगे। अभी यहां देखो, स्थायी नहीं है, मूल अधिकार स्थायी नहीं होते। मूल अधिकारों में संसद द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। बाकी बात अभी कर लेंगे, संशोधन होगा नहीं होगा, क्या हुआ, क्योंकि इसमें मूल अधिकारों में छेड़छाड़ करना या मूल अधिकारों में संशोधन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉब्लम यह आ रही थी कि बहुत सारे विवाद हुए। उन विवादों में अंतिम में क्या निर्णय निकला हम उसकी चर्चा कर लेंगे आराम से, निश्चिंत रहो। ये स्थायी नहीं होते, संसद के द्वारा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। ये केवल हमने आज किसकी चर्चा की है बच्चों? हमने केवल और केवल आज चर्चा की है, वो है आपके मूल अधिकारों की सामान्य चर्चा।